बुलाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा है कि इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि रूस ने यूक्रेन में असैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन बेलारूस सीमा पर दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता चल रही है और दूसरी ओर यूक्रेन बेलारूस सीमा पर ये बातचीत शुरू हो चुकी है। हालांकि कोई संघर्ष विराम नहीं हुआ है, जबकि यूक्रेन ने बातचीत से पहले ही कह दिया था कि संघर्ष विराम फौरन होना चाहिए और रूसी सैनिकों की वापसी होनी चाहिए। दूसरी ओर रूस ने कहा है कि वो पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को झेलने में सक्षम है। रूस का दावा है कि उसने आर्थिक पाबंदियों की वजह से पैदा हुई दिक्कतों से बाहर निकलने की योजना बना ली है। हालांकि आर्थिक प्रतिबंधों से रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई है। इस मैप के जरिए आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से इलाके रूस के नियंत्रण में हैं। कीव के पास पूर्व में है खार्किव, लुहांस्क और दोनेत्स्क और दक्षिण में क्राइमिया प्रायद्वीप है। रूस के खिलाफ पश्चिमी देश प्रतिबंधों का शिकंजा कसते जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन अपने रुख पर कायम हैं। पर रूस के लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं? बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग मॉस्को में हैं, जहां से उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है। क्रेमलिन से पश्चिमी देशों के लिए दो टूक संदेश है कि रूस से मत उलझना। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सैन्य प्रमुखों को तलब किया और उन्हें आदेश दिया। Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба. क्या पुतिन वाकई उनका इस्तेमाल करेंगे? उन्होंने एक हफ्ते पहले ही रूस की सामरिक क्षमता का खुद जायजा लिया था, जो अमेरिका और नेटो के लिए संकेत था कि यूक्रेन के मामले में रूस के रास्ते में ना आए। रविवार का स्पेशल अलर्ट क्रेमलिन के लिए जोर आजमाइश की तरह था। मॉस्को में लोग पुतिन के आलोचक बोरिस येमसोव को याद करने के लिए एक पुल पर जुटे, जहां उन्हें 7 साल पहले गोली मार दी गई थी। व्लादिमीर कारा-मुर्जा के लिए ये अपने दोस्त को याद करने का दिन है और वो युद्ध की आलोचना करते हैं। ये रूस का युद्ध नहीं है, ये रूसी लोगों और यूक्रेन के लोगों का युद्ध नहीं है। ये गैर निर्वाचित, गैर जिम्मेदार अधिकारियों और व्लादिमीर पुतिन की शक्ल में एक तानाशाह का एक और मिलिट्री एडवेंचर, एक और मिलिट्री क्राइम है। रूस के सरकारी टीवी पर आपको ऐसा कुछ सुनाई नहीं देगा। वहां ये दावा किया जा रहा है कि रूसी सैनिक पूर्वी यूक्रेन को मुक्ति दिला रहे हैं और रूस शांति के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। रूस में जनमत के निर्धारण के लिए टेलीविजन एक मुख्य जरिया है। इसलिए यदि आप क्रेमलिन की तरह टीवी को कंट्रोल करते हैं तो मैसेज को कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन 100% नहीं, क्योंकि रूस में लोग अब ऑनलाइन न्यूज हासिल कर रहे हैं, जहां वो एक अलग तस्वीर देख रहे हैं। तो आप अटैक, इन्वेजन या वॉर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन कहते हैं। येवगेनिया अल्बार्ट्स एक ऑनलाइन मैगजीन को एडिट करते हैं। रूस में बाकी इंडिपेंडेंट मीडिया की तरह अधिकारियों ने इसे भी बैन कर दिया है। क्रेमलिन इसके जरिए क्या करने की कोशिश कर रहा है? जो वो हमेशा करते हैं, वो सच को झूठ बता देते हैं। वो बस झूठ बोलते हैं। रूस के अंदर सेंसरशिप है और बाहर है जंग। रूस की आक्रामकता से यूरोप को बचाने के लिए ब्रिटेन के मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने नेटो के एयर स्पेस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। रॉयल एयरफोर्स टाइफून्स रूस की सीमा के नज़दीक नेटो ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहे हैं। बीबीसी संवाददाता एमा वर्डी ने रॉयल एयरफोर्स के साथ उड़ान भरी और हमें ये रिपोर्ट भेजी। आसमान में पहरेदारी। हम तड़के पोलैंड के आसमान पर थे। यहाँ से रूस का बॉर्डर 80 किलोमीटर दूर है। पूर्वी यूरोप के अन्य देशों में रूसी आक्रामकता का डर बढ़ता जा रहा है और नेटो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता। टैंकर के तौर पर हमारा काम है टाइफून्स की रेंज बढ़ाना, क्योंकि उनके टैंक फ्यूल छोटे हैं। और उनमें दोबारा ईंधन भरने के बाद वो पेट्रोलिंग पर जाएंगे। वो हमारे पास आते हैं, ईंधन लेते हैं और अपने मिशन पर लग जाते हैं। रूस ने साल 2014 में क्राइमिया पर हमला किया था। इसके बाद नेटो ने पूर्वी यूरोप में पेट्रोलिंग की शुरुआत की।
ये फाइटर जेट्स रूसी एयर स्पेस के काफी करीब होते हैं। वो काफी महत्वपूर्ण जानकारी भी जुटा सकते हैं, जैसे आसमान में रूस का मिलिट्री प्लान क्या है और वो क्या कर सकते हैं। नेटो ने यूक्रेन में अपने सैनिक भेजने से इनकार कर दिया है, लेकिन वो ये बताना चाहता है कि इलाके की सुरक्षा के लिए उसकी मजबूत मौजूदगी है। रॉयल एयरफोर्स का कहना है कि ये पेट्रोलिंग जमीन पर बढ़ते संकट के लिए एक असरदार जवाब है। इसका एक मानवीय पहलू भी है और हम सब इसे महसूस करते हैं। हम सभी खबरें देखते हैं। हम ब्रिटेन से हर दिन लगभग 2 अतिरिक्त उड़ानें भरते रहे हैं। साइप्रस से भी अतिरिक्त उड़ानें हुई हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण इजाफा है। टाइफून्स में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स लगी हैं। नेटो के किसी सदस्य देश में यदि रूस की सेना घुसी तो ये फाइटर जेट्स उन्हें चुनौती दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो यही उम्मीद है कि उनकी बढ़ती मौजूदगी से एकदम साफ संदेश जाएगा। और तमाम आर्थिक प्रतिबंधों का रूस पर क्या असर पड़ रहा है, ये देखिए इस रिपोर्ट में। सेंट पीटर्सबर्ग में कैश निकालने के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। रूस की मुद्रा में भारी गिरावट जारी है। रूस के बैंक दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम से अब अलग थलग हो रहे हैं और लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। हमारे आर्थिक हालात बदतर हो जाएंगे। हम इससे नहीं बच सकते, लेकिन इसकी तुलना हम उनसे नहीं कर सकते जो अपने घरों में मारे जा रहे हैं हमारी सेना की गलती के कारण। मेरे पास उन्हें संवेदना देने के लिए भी शब्द नहीं हैं। ब्रिटेन समेत पश्चिमी ताकतों ने प्रतिबंध लगाकर रूस के सेंट्रल बैंक को विदेशों में जमा सैकड़ों अरब डॉलर का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक अपनी ही करेंसी रूबल को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। रूबल में लगातार गिरावट जारी है। नतीजतन रूसी लोगों के लिए कीमतें बढ़ेंगी और यूक्रेन की लड़ाई के असर से वो नहीं बच पाएंगे। पिछले एक हफ्ते में कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। रूसी बैंकों पर नकेल कसी गई है। पैसों तक उनकी पहुंच कम होगी। कई महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी रूस को नहीं मिल पाएगी। ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसका असर नेताओं पर पड़ेगा। विदेशों में उनकी संपत्ति फ्रीज की गई है और वीजा नहीं मिलेगा। रोजमर्रा के सामान की दुकानों पर लाइनें लग रही हैं, खास तौर पर उन चीजों के लिए जिसका लोगों को डर है कि प्रतिबंधों के कारण उनकी सप्लाई में कमी आ जाएगी या रूबल में गिरावट से उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। अगर आप रूसी अर्थव्यवस्था को देखें तो यूरोप भेजे जाने वाले तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई पर उसकी बड़ी निर्भरता है। जब तक हम तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई को इजाजत दे रहे हैं, हम व्लादिमीर पुतिन की वॉर मशीन को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं। इन पर प्रतिबंध लगे तो रूस में रोजमर्रा के कामों पर बहुत बुरा असर होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये कदम भी पुतिन को रुकने पर मजबूर करेंगे?